नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। इसी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को मनाया जाए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि रक्षाबंधन किस तिथि को मनाया जाए। इसके अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 500 वर्षों के बाद 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं। उन पर भी चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक है, रक्षाबंधन मनाने की विधि क्या है। इसके अलावा 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के आरंभ से रात 8:25 तक भद्रा का भी प्रभाव रहेगा, उसका क्या उपाय होगा। और बात करेंगे 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर 500 वर्ष के बाद बनने वाले अद्भुत शुभ योगों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और वृषभ राशि उनमें से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इस बात का विश्लेषण करते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। तो देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर, आरती उतारकर राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की आयु में वृद्धि हो, भाई दीर्घायु हो, धन धान्य समृद्धि संपन्नता का, लक्ष्मी का भाई के घर आगमन हो और उसके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से और 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। जो पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है वो प्रातः 10:30 से 11 अगस्त को और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सभी व्रत त्यौहार उदया तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि का उदय कब हो रहा है? 11 अगस्त को प्रातः 10:30 पर। तो इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना उचित होगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 11 अगस्त को 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बनेंगे। देखिए, 10 अगस्त की शाम 5:35 से 11 अगस्त को 3:31 तक आयुष्मान योग बनेगा। आप इस टाइम को नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। 10 अगस्त को शाम 5:35 से लेकर के और 11 अगस्त को शाम 3:31 तक आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग आयु में वृद्धि का योग होता है और रक्षाबंधन में भाई की आयु के वृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए 3:31 से पहले ही रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, 11 अगस्त को शाम 5:30 से 6:53 तक रवि योग बन रहा है। 11/8 को शाम 3:32 से 12 अगस्त 12:33 तक सौभाग्य योग बन रहा है। इसके अलावा 11 अगस्त को ही पूरे दिन गज केसरी राजयोग बनेगा और पूरे दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। तो इस तरह से सभी पांचों शुभ योग 11 अगस्त को ही बन रहे हैं और इसलिए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना उचित होगा।
अब समस्या ये आ रही है कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त तो सबसे जो श्रेष्ठ बन रहा है वो है दोपहर 12:06 से और 12:57 तक। 11 अगस्त को दोपहर 12:06 से और 12:57 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि 12:06 से 12:57 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त इसको कहा जाता है। 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 12:06 से 12:57 तक 11 अगस्त को होगा। हालांकि जो लोग किन्हीं अपरिहार्य कारणवश इस समय रक्षाबंधन ना मना पाएँ तो 11 अगस्त को ही शाम 5 से 6 बजे के बीच, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच शुभ का चौघड़िया है। दोपहर 2:08 से और 3:45 को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, दोपहर 2:08 से, इस समय को भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2:08 से और 3:45 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल को छोड़ करके आप 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से लेकर और 12 अगस्त प्रातः 7:05 के बीच अन्य किसी भी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वैसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 12:06 से लेकर के और 12:57 तक रहेगा। देखिए, भूल करके भी 2:08 से और 3:45 के बीच में रक्षाबंधन मत मनाइएगा। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि भद्रा काल के बारे में। तो देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होगा उसके बाद से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा और रात्रि 8:25 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक भद्रा के प्रभाव की बात है, शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में जब होता है तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है तो भद्रा पाताल लोक में गोचर रहेगी, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा और शुक्र का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। गज केसरी राजयोग पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेंगे तो उससे आपको और सुविधा होगी। फिर भी उपाय के तौर पर भद्रा दोष से बचने के लिए दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें, यानी 12 बजे के बाद। और शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को 12:06 से और 12:57 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें और अपने इष्ट देव को नमन करके ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब बात करेंगे विधि क्या होगी। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन स्टील की थाली में
रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, घी का दीपक और एक पानी वाला नारियल, जिसके चारों तरफ रोली और मौली बांध करके और उसमें कुछ दक्षिणा बांध दें। इसके बाद पूजा की थाली में दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। फिर अपने मंदिर के देवता को राखी अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूरब या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा दें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। उसके बाद भाई को रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाएं और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। आरती उतार करके मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करें। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब बात करेंगे विभिन्न राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले अति दुर्लभ शुभ योगों के प्रभाव के बारे में। वृषभ राशि के लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का पराक्रम भाव में मित्र की राशि कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में गोचर करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और शनि दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। समसप्तक दृष्टि संबंध। चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर, शुक्र की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि शुक्र पर। सभी एक दूसरे के मित्र हैं। शुक्र शनि के मित्र हैं, शनि शुक्र के मित्र हैं, शुक्र चंद्रमा के मित्र हैं, चंद्रमा शुक्र के मित्र हैं। ऐसे में भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। तो भाग्य के सपोर्ट से और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप हर तरह का कार्य कर लेंगे, जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। और चूंकि शनि कर्म भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और समझने की है कि देवगुरु भी वक्री हैं, शनिदेव भी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में ग्रह अत्यंत बलवान हो जाते हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि क्या करेंगे? कर्म भाव के स्वामी हैं और शनि पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अपने कार्यों का लाभ मिलेगा, अपने परिश्रम का फल मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कार्यस्थल पर, कार्यक्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या अगर आ रही थी, अब वह समस्या दूर होगी, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। तो धन देने के लिए तो देवगुरु बैठे ही हैं धन के भाव में, और शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। तो शुक्र तो धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, सुखों के कारक होते हैं। तो हर प्रकार का भौतिक सुख आपको प्रदान करेंगे। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये सब आप खरीद सकते हैं। महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण क्रय कर सकती हैं। शुक्र के प्रभाव से, चूंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छठे भाव में शुक्र का होना, छठे भाव का स्वामी होना, आप पर कर्ज नहीं रहेगा। कितना भी पुराना कर्ज हो वह इस गोचर काल में उतर जाएगा। 31 अगस्त तक शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में रहेगा। शुक्र आपके ऊपर कोई भी कर्ज है वो उतार देंगे। जहाँ तक शत्रुता की बात है, तो शत्रुता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, वाणी इतनी मधुर होगी, व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि शत्रु आपके होंगे ही नहीं। और जहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात है, तो शुक्र के प्रभाव से आप निरोग रहेंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं। शनि और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है,
शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं, तो क्या प्रभाव होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपको दीर्घायु बनेंगे शनि, शुक्र और गुरु। तीन ही तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देते हैं। शुक्र और गुरु, एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु, और दोनों ही परम ज्ञानी और सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि से ज़्यादा बेहतर परिणाम, ज़्यादा बेहतर धन आपको कोई नहीं देता। शनि छप्पर फाड़ के धन प्रदान करते हैं, भले ही आपसे परिश्रम ज़्यादा करा लेते हैं, संघर्ष ज़्यादा करा लेते हैं, लेकिन अगर आप संघर्षों से पीछे नहीं हटे, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटे, तो आप नोट कर लीजिए, शनि आपको इतना कुछ दे देंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती की अवस्था आती है, वृषभ राशि बहुत दूर है साढ़े साती की अवस्था से, लेकिन जिन जातकों की जीवन में साढ़े साती की अवस्था आती है, शनि उनको तपा करके खरा सोना बना देते हैं और साढ़े साती की अवस्था में भले ही संघर्ष कराते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन इतना कुछ प्रदान कर देते हैं कि व्यक्ति उतना पूरे जीवन में नहीं पा सकता जितना कि वो 7.5 वर्षों में प्राप्त कर लेता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो देवगुरु का है, और वो है लाभ के भाव में, एकादश भाव में। देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। और चूंकि देवगुरु वक्री अवस्था में है, वक्री अवस्था में देवगुरु के प्रभाव से आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। देवगुरु की दृष्टि चूंकि कुंडली के पंचम भाव पर है, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, स्वामी इसके बुध हैं जो कि ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति इसके कारक हैं। तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वक्री गुरु के प्रभाव से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कुछ करेंगे कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। वक्री गुरु का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के गुरु वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता होगी, और ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ खास करने के लिए ही पैदा होते हैं, और ऐसे लोग अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं। वक्री अवस्था में देवगुरु चूँकि शुभ ग्रह हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे, और इस समय तो देवगुरु अंश बल से भी बहुत अधिक मजबूत हैं। देवगुरु संतान के कारक हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र और देवगुरु दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण भाव में गोचर कर रहे हैं, और दोनों ही संतान, विवाह और धन के कारक हैं। तो धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, विवाह के प्रबल योग बनेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, 11 और 12 को शनि और चंद्रमा की युति बनेगी। इससे क्या होगा कि आपके मन में थोड़ा बहुत मानसिक चिंता रहेगी, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा, कार्य में मन नहीं लगेगा। इसके लिए आप रक्षाबंधन के दिन, बल्कि 11 और 12 दोनों ही दिन, भगवान भोले शंकर की उपासना करें, भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें, और 11 अगस्त को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इसके अलावा चूंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, धन की प्राप्ति हो, समृद्धि और संपन्नता का आगमन हो, माता लक्ष्मी का आगमन हो आपके घर में, इसके लिए रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। प्रातःकाल उठने के बाद पहला कार्य ये करिए कि अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ करिए। उसके बाद स्नान ध्यान करके माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, और श्वेत रंग के वस्त्र धारण कीजिए, गरीबों को मिष्ठान वितरित कीजिए,
ये सब कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।